एवल कभी कभार झुलसने की आवाज करता था, जो अन्य लड़ाइयों से गूंजने वाली गरज की तुलना में कुछ भी नहीं थी। उससे 100 मीटर सामने एक परिवर्तित अर्धमानव राक्षस पशु था। वह अग्नि के स्तंभ से घिरा हुआ था और जायन को ठंडी नजरों से घूर रहा था। हालांकि राक्षस ज्यादातर मानव दिखाई देता था, लेकिन उसके शरीर पर चमकदार मुट्ठी भर लाल तराजू थे और उसके शरीर से विभिन्न आकारों की अग्नि की धाराएं निकल रही थीं। जायन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह वास्तव में एक स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन था। मुझे यहाँ आने में सही किया। आपके तराजू ग्रेड 7 वाले की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी साबित होंगे। तुम मेरे साथ लड़ोगे। परिवर्तित लाल बाढ़ अजगर ने जायन को यूं ही घूरा और फिर बड़े पैमाने पर मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। फिर उसकी आंखों से हरी चमक फूटी और उसे घेरने वाले अग्नि स्तंभ से एक आश्चर्यजनक दबाव के साथ उठा। बाढ़ अजगर के इस भयंकर प्रदर्शन के बावजूद वह वास्तव में चिंतित महसूस कर रहा था। जो खेतीबाड़ी उसकी ओर बढ़ा था, वह न केवल मध्यनाथन सोल चरण का था, बल्कि उसकी बैंगनी बर्फ गुण वाली लपटें पर्पल आइस एट्रीब्यूट फ्लेम्स भी अत्यधिक घातक थीं। वे अजीब लपटें उसकी अपनी कड़ी मेहनत से खेती की गई राक्षस अग्नि को रोकती थीं, जो आने वाली लड़ाई में उसकी क्षमताओं को बहुत प्रतिबंधित करेगी। इसके अलावा जायन के शांत रवैये ने अज्ञात कारणों से उसके दिल को कांपने लगा दिया था। बाढ़ अजगर को महसूस हुआ कि जल्द ही उस पर कोई आपदा आएगी और वह और भी अशांत हो गया। जायन ने खिलखिलाकर हंसते हुए उदासीनता से कहा, मैं इसलिए यहाँ आया था क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ ग्रेड 7 बाढ़ अजगर हैं। अब जबकि आप यहाँ हैं, तो मुझे उन छोटे पुरस्कारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मुझे आपको मारने में भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आप इस चरण तक पहुँचने में सक्षम थे और मैं आपको जाने देने को तैयार हूँ। आप अपनी गर्दन पर मौजूद जीवन तराजू वाइटल स्केल स्वेच्छा से सौंप दें और अन्य बाढ़ अजगरों को यहाँ से चले जाने के लिए कहें। कैसा रहेगा मेरे जीवन तराजू? तुम्हारा स्वर वाकई दबंग है। क्या एक मामूली मध्यनासन सोल खेतीबाड़ी इतना घमंड करने की हिम्मत करता है? आओ देखें कि राख में बदलने के बाद भी तुम्हारा ये रवैया बना रहता है या नहीं। जायन की बातों ने बाढ़ अजगर को क्रोध में डाल दिया था। जीवन तराजू कुछ ऐसा होता है जो एक बाढ़ अजगर जन्म से रखता है और वे अपरिवर्तनीय होते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनकी अधिकांश जादुई शक्ति और जीवन शक्ति उनके तराजू में खेती की जाती है, जो एक राक्षस कोर्ट डेमन कॉर के समान होती है। यदि खो जाएं, तो वे अपनी खेती का लगभग आधा हिस्सा खो देंगे। क्रोधित होकर अर्धमानव बाढ़ अजगर विकृत होने लगा और एक हल्की बैंग की आवाज सुनाई दी। उसे घेरने वाला अग्निस्तंभ बिखर गया, जिससे एक 20 मीटर लंबा और 1 मीटर मोटा लाल बाढ़ अजगर प्रकट हुआ। उसके मन में मौजूद मूर्धर पूरी तरह से जायन को फाड़ने की तृष्णा से बदल गया था। जैसे ही पशु ने अपना राक्षस रूप प्रकट किया, उसने अपना मुंह खोला और जायन की ओर लावा की एक धारा थूकी। जब उसने ये देखा, तो उसने अपनी भौं उठाए और बुड़बुड़ाया, कंसेंट्रेटेड फ्लेम्स लाइक कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेम्स लाग। इस राक्षस अग्नि की अच्छी खेती की गई है। लगता है मुझे खुद ही कार्रवाई करनी होगी। ये कहते हुए जायन ने देर नहीं की। उसने अपने सिर के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारा और स्नो क्रिस्टल पर्ल बाहर निकाला। जैसे ही मोती प्रकट हुआ, ये तुरंत एक मुट्ठी के आकार तक फैल गया और हमले का सामना करने के लिए सीधे आगे उड़ गया। उसी समय जायन ने धीरे से बोला और मोती की ओर इशारा किया और एक छोटा मंत्र बुड़बुड़ाया। मोती बैंगनी भड़कीले रंग में जल उठा और जल्दी से 3 मीटर लंबा क्रोधित अग्नि का एक बाढ़ अजगर बना दिया, जिसके मुंह में मोती था। जैसे ही बैंगनी अजगर का निर्माण हुआ, ये लावा की धारा का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया। एक जोरदार स्नैप की आवाज के साथ अचानक हवा में सफेद धुंध भर गई और उन दोनों को ढांप लिया। बैंगनी अग्नि अजगर अपने मुंह में मोती का उपयोग करके बैंगनी लपटों की धारा थूक रहा था और धीरे धीरे लावा को पीछे धकेल रहा था। जब लाल बाढ़ अजगर ने ये देखा, तो उसके चेहरे पर डर का भाव साफ झलक रहा था। लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में एक अशुभ चमक चमकी और उसके शरीर से लाल रोशनी निकली और उसने एक भयंकर चीख निकाली। जायन को घेरने वाला अग्नि का सागर इस शोर से उमड़ पड़ा और उसे कुचलने के लिए विपरीत दिशाओं से अग्नि की 2-30 मीटर ऊंची लहरें बनाने लगा। जायन ने ये देखकर ठंडी मुस्कान की। उसने अपने हाथों को एक साथ थपथपाया और फिर लावा की लहरों की ओर इशारा करने के लिए उन्हें अलग किया। उसके सामने बैंगनी रोशनी टिमटिमाई और एक स्पष्ट घंटी की आवाज सुनाई दी। चमकदार बर्फ का 100 मीटर ऊंचा पहाड़ अचानक उसके चारों ओर संघनित हो गया, जिसने आने वाली लावा की लहरों को दृढ़ता से रोक लिया। इस पर बाढ़ अजगर धुंधला गया और अपने शरीर को मात्र 3 मीटर लंबा कर लिया। जैसे ही ऐसा हुआ, पशु ने लावा उगलना बंद कर दिया और एक लाल धारा के रूप में जायन की ओर झपटा। उसने एक पल में 60 मीटर की यात्रा की और अपने पंजे नीचे घुमाने लगा। अब जबकि बाढ़ अजगर ने देखा कि उसकी अग्नि जायन के खिलाफ अप्रभावी है, तो उसने उसे अपने पंजों से मार गिराने की योजना बनाई। जायन ने ये देखा और ठंडे होकर मुस्कुराया। उसने अपने हाथों को जोड़ा और फिर लावा की लहरों की ओर इशारा करते हुए उन्हें अलग कर दिया। उसके सामने बैंगनी प्रकाश टिमटिमाया और एक स्पष्ट घंटी की आवाज सुनाई दी।
चमकदार बर्फ का 100 मीटर ऊंचा पहाड़ अचानक उसके चारों ओर संघनित हो गया, जिसने आने वाली लावा की लहरों को दृढ़ता से रोक लिया। इस पर बाल अजगर धुंधला गया और उसने अपने शरीर को मात्र 3 मीटर लंबा कर लिया। जैसे ही ऐसा हुआ, पशु ने लावा उगलना बंद कर दिया और एक लाल धारा के रूप में जायन की ओर झपटा। उसने एक पलक में 60 मीटर की यात्रा की और अपने पंजे नीचे घुमाने लगा। अब जबकि बाल अजगर ने देखा कि उसकी अग्नि जायन के खिलाफ अप्रभावी है, उसने उसे अपने पंजों से मार गिराने की योजना बनाई। जायन ने अपनी आंखों में ठंडी चमक लिए उसे घूरा, लेकिन उसने अपने स्थान से नहीं हिला। इसके बजाय उसने अपनी आस्तीन हिलाई और एक सुनहरी तलवार बाहर निकाली। उसने तलवार को ऊपर उठाया और अपनी कलाई हिलाकर एक सुनहरी तलवार की छवि बनाई जो कई दर्जन मीटर लंबी थी। जैसे ही अजगर ने पंजा मारा, जायन ने तलवार को उसके सामने काट दिया। जाओ, जायन ने मन ही मन आदेश दिया। सुनहरी तलवार की छवि चमकी और अजगर के पंजों से टकरा गई। एक विस्फोट हुआ और अजगर को पीछे धकेल दिया गया। अजगर ने दर्द से चीखते हुए अपने पंजे वापस खींच लिए। ये देखकर कि उसका पंजा विरूपित हो गया है और उसमें से काला खून बह रहा है, वह आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गया। तुम वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने में सक्षम थे, अजगर ने मानव भाषा में गरजते हुए कहा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। एक ग्रेड 8 राक्षस पशु के रूप में उसका शरीर बेहद कठोर था, फिर भी जायन के एक ही हमले ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जायन ने उदासीनता से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को छुपा सकते हो? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। अगर तुम समझदार हो तो अपने जीवन तराजू सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा और उन्हें खुद ही ले लूंगा। अजगर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने जोर से दहाड़ मारी और उसका शरीर फिर से बदलने लगा। इस बार उसका आकार फिर से बढ़ा, लेकिन वह आदमखोर नहीं बना, बल्कि एक विशाल अजगर का रूप ले लिया जो आकाश को छू रहा था। उसके शरीर से लपटें निकल रही थीं और उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। वह जानता था कि वह जायन के बैंगनी अग्नि से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपनी पूरी शक्ति अपने भौतिक शरीर और बिजली की गति में लगा दी। मर जाओ, अजगर ने चिल्लाया और एक धुंध की तरह जायन की ओर दौड़ा। उसकी गति इतनी तेज था कि उसने एक सोनिक बूम पैदा कर दिया। जायन ने अपनी भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाया और अपने शरीर को एक दीवार की तरह स्थिर कर लिया। जैसे ही अजगर करीब पहुंचा, जायन ने अपनी हथेलियों को बाहर की ओर किया और एक जोरदार धक्का दिया। उसके हाथों से एक बैंगनी प्रकाश की लहर निकली जिसने अजगर के शरीर को रोकने का प्रयास किया। दो शक्तियों के टकराव से एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने आसपास के समुद्र को हिला दिया। जायन को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, लेकिन अजगर को वापस उड़ा दिया गया। वह आसमान में पलटा और फिर से हमला करने की स्थिति में आ गया। लेकिन तभी जायन ने एक काला बक्सा ब्लैक बॉक्स बाहर निकाला। ये वह आइटम था जिसे वह कुछ समय पहले एक खजाने से प्राप्त करने में सक्षम हुआ था। उसने बक्से को खोला और अंदर से एक भयंकर आत्मा का एक समूह निकला। जाओ, जायन ने आदेश दिया। आत्माओं ने एक लाल छाया बनाई और अजगर की ओर दौड़ी। अजगर ने इन आत्माओं को देखा और डर के मारे कांपने लगा। वह जानता था कि ये साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि यह वीपिंग सोल बीस्ट की शक्ति थी जो राक्षसों के लिए घातक थी। अजगर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जायन ने उसे मौका नहीं दिया। जायन ने अपने सुनहरे तलवार वाले जादुई खजाने को फिर से सक्रिय किया और उन्हें अजगर के चारों ओर घेरने के लिए भेजा, जिससे उसका भागने का रास्ता कट गया। अजगर ने कई हमले किए, लेकिन वह गिर चुका था। आत्माओं ने उस पर हमला किया और उसके राक्षसी ऊर्जा को चूसना शुरू कर दिया। अजगर चीखता रहा और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। जल्द ही अजगर की हरकतें धीमी पड़ गईं और उसकी आंखों में दर्द स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने जायन की ओर देखा और घबराए हुए स्वर में कहा, प्रतीक्षा करें, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं अपने जीवन तराजू आपको दे दूंगा, बस मुझे मत मारो। जायन ने ठंडे चेहरे से उसे देखा और कहा, अब जब तुम हार चुके हो तो तुम दया मान रहे हो। मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था, लेकिन तुमने अपनी मौत को आमंत्रित किया। हालांकि जायन ने तुरंत हमला नहीं किया। उसने कहा, मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे एक रक्त की शपथ देनी होगी कि तुम मेरी सेवा करोगे और मेरे आदेशों का पालन करोगे। यदि तुम विद्रोह करते हो तो शपथ तुम्हें मार डालेगी। अजगर हिचकिचाया, लेकिन जब उसने जायन की ठंडी नजरों को देखा तो उसे पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं सहमत हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। जायन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक जटिल जादुई मुद्रा बनाई। एक लाल धागा उसकी उंगली से निकला और अजगर के माथे पर चला गया, जहाँ यह एक जटिल प्रतीक बनाकर पिघल गया। अजगर का शरीर थर्राया क्योंकि उसे शपथ की शक्ति महसूस हुई। अच्छा है, जायन ने कहा, अब तुम्हारे जीवन तराजू दो। अजगर ने दयनीय नजरों से जायन को देखा, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने अपनी गर्दन को मोड़ा और एक लाल चमकदार तराजू को अपने शरीर से अलग किया।
जैसे ही तराजू निकली, अजगर की आभा मंद पड़ गई और उसका आकार थोड़ा छोटा हो गया। उसने तराजू को जायन की ओर धकेल दिया। जायन ने तराजू को अपने हाथ में पकड़ा और उसकी ठंडी ऊर्जा महसूस की। वह संतुष्ट था। इन तराजुओं के साथ वह अपने ट्राइफ्लेम फैन को और अधिक शक्तिशाली बना सकता था। उसने तराजू को अपने स्टोरेज बैग में डाल दिया और अजगर से कहा, तुम अभी के लिए मेरी आत्मा जागृत करने वाली जगह में रहोगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अजगर ने विनम्रता से सिर हिलाया और जायन की ओर एक सम्मानजनक नजरिया अपनाया। जायन ने अपना हाथ हिलाया और अजगर एक लाल धुंध में बदल गया और जायन की आत्मा जागृत करने वाली थैली सोल नर्चरिंग पाउच में समा गया। जायन ने गहरी सांस ली और आसपास के युद्ध क्षेत्र को देखा। अन्य लड़ाइयां अभी भी चल रही थी, लेकिन उसकी अपनी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। उसने निर्णय लिया कि वह दूसरों की मदद करने की जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों को संरक्षित करना था और अपनी पहचान को कम से कम लोगों के सामने प्रकट करना था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगा अपनी जादुई शक्ति को वापस हासिल करने के लिए, जबकि अन्य खेतीबाड़ी अभी भी अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे। जायंत समुद्र की गहराइयों में तेजी से भाग रहा था। उसके पीछे युद्ध की आवाजें धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थीं। जैसे ही वह सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया, उसने अपनी गति थोड़ी कम कर दी। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने अपनी आस्तीन थपथपाए और उस जेड बॉक्स को बाहर निकाला जिसमें उसने स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन, लाल अग्नि अजगर का राक्षस कोट डेमन कोट संग्रहित किया था। इतनी आसानी से एक ग्रेड 8 राक्षस कोट प्राप्त करना वाकई एक आश्चर्यजनक लाभ है, जायन ने खुद से कहा। इस कोर और अजगर की आत्मा के साथ कठपुतली पपट को परिष्कृत करने का मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। उसने जेड बॉक्स को वापस अपने भंडारण थैले में रख लिया और अपना ध्यान आगे की यात्रा पर केंद्रित किया। उसे एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां वह कुछ महीनों तक बिना किसी बाधा के तपस्या और निर्माण कर सके। उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद उसने समुद्र में एक छोटा बेजान सा द्वीप देखा। ये द्वीप बड़ा नहीं था, शायद कुछ किलोमीटर व्यास में, और इस पर कोई विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से यह अन्य खेतीबाड़ियों कल्टिवेटर्स के लिए अदृश्य था। जायन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह बिल्कुल उपयुक्त है। वह द्वीप पर उतरा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग करके पूरे द्वीप को स्कैन किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई और या कोई खतरनाक जानवर वहां मौजूद नहीं था, उसने एक पहाड़ी की तलहटी में एक छोटी गुफा पाई। उसने गुफा में प्रवेश किया और अपने हाथ हिलाकर कई प्रतिबंध जादू रेस्ट्रिक्शन स्पेल्स का उपयोग करके प्रवेश द्वार को ढांप दिया। फिर उसने गुफा के अंदर एक छोटा सा कमरा बनाया और एक आरामदायक स्थान पर बैठ गया। अब मुझे देखना होगा कि मोनार्क सोल डाइविजेंस ने मुझे क्या दिया है, जायन ने कहा। उसने अपने भंडारण थैले से एक प्राचीन टूटा हुआ जेड स्क्रॉल निकाला। ये वह था जो उसे बूढ़े आत्मा ओल्ड सोल से प्राप्त हुआ था। जैसे ही उसने स्क्रॉल को खोला, उसका आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस उसमें प्रवेश कर गया। उसके सामने एक जटिल और रहस्यमयी तकनीक प्रकट हुई, जो कि कठपुतली निर्माण की एक प्राचीन कला थी। जायन की आंखें चमक उठीं। ये तो पवित्र यंत्र सूत्र सेक्रेड मैकेनिज्म स्क्रिप्चर का एक टुकड़ा है। इसके साथ मैं एक ऐसी कठपुतली बना सकता हूं जो अपनी खुद की शक्ति से मिड नासेंट सोल खेतीबाड़ी के बराबर लड़ सके। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, स्क्रॉल की सामग्री को अपने दिमाग में उतारने लगा। उसके सामने एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार था। उसने अपने दिमाग में मोनार्क सोल डाइविजेंस से पूछा, विद, क्या आप सुन रहे हैं? मैंने वह सामग्री एकत्र कर ली है जो हमें चाहिए थी। एक क्षण के लिए चुप्पी रही, फिर एक कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज उसके दिमाग में गूंजी, बहुत अच्छा युवक जायन। मुझे लगा था कि तुम उस अजगर को हराने में संघर्ष करोगे, लेकिन तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। अब जब हमारे पास सामग्री है तो हम वास्तव में काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है और एक छोटी सी गलती भी हमारे सारे प्रयासों को बर्बाद कर सकती है। जायन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, मैं पहले तैयारी करूँगा और फिर शुरू करूँगा। उसने अपनी आंखें खोली और गुफा के एक कोने में कई जड़ी बूटियों और अन्य सामग्रियों का ढेर लगा दिया। वह जानता था कि कठपुतली बनाने के लिए केवल राक्षस कोर ही नहीं, बल्कि कई दुर्लभ धातुओं और आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो उसने वर्षों में एकत्र की थी। एक महीने बाद गुफा के अंदर एक नीली आग जल रही थी, जिसके ऊपर एक बड़ा काला कड़ा कॉलरन था। जायन के माथे से पसीना बह रहा था और उसके हाथ लगातार जटिल मुद्राएं इनकैंटेशंस बना रहे थे। कड़ा के अंदर एक चमकदार पिघली हुई धातु धीरे धीरे एक आकार ले रही थी। ये वह आधार था जिस पर वह अपनी कठपुतली बनाने वाला था। अब जायन ने चिल्लाया। उसने अपनी आस्तीन से उस जेड बॉक्स को बाहर निकाला और उसे कड़ा में फेंक दिया। लाल राक्षस कोर हवा में एक चाप आंख बनाते हुए सीधे पिघली हुई धातु में गिर गया। धड़, एक विस्फोट की आवाज के साथ पूरा कड़ा लाल रोशनी से भर गया और एक भयानक ऊर्जा की लहर बाहर निकली।
जायन ने अपने दांत पीसे और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर को लहर के खिलाफ धकेल दिया, कड़ाह को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मोनाक, अब आपकी बारी है, उसने जल्दी से कहा। अचानक जायन के शरीर से एक धुंधली आकृति बाहर निकली। यह मोनाक सोल डाइवर्जेंस की आत्मा थी। बूढ़े ने अपने हाथ उठाए और कड़ाह के ऊपर एक जटिल जादुई मंत्र स्पेल का उच्चारण किया। सील, उसने कहा। कड़ाह के ऊपर की हिंसक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी और अंदर की सामग्री एक ठोस रूप लेने लगी। जायन ने गहरी सांस ली और अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने भंडारण थैले से एक छोटी पारदर्शी बोतल निकाली। अंदर एक छोटा चमकता हुआ प्राणी तैर रहा था। यह अजगर की आत्मा सोल थी जिसे उसने पकड़ा था। उसने बोतल खोली और आत्मा को कड़ाह की ओर इशारा किया। जाओ। आत्मा अनिच्छा से बाहर निकली और जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, जायन ने एक जादुई कृपाण मैजिकल स्वॉर्ड का उपयोग करके उसे कड़ाह में धकेल दिया। आत्मा के कड़ाह में प्रवेश करते ही पूरा कड़ाह कांपने लगा। जायन और मोनाक दोनों ने मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगा दी ताकि आत्मा को उस नए शरीर में बांधा जा सके। अंतिम चरण, मोनाक ने चिल्लाया। आत्मा को बांधने के लिए अपने खून का उपयोग करो। जायन ने झिझक नहीं की। उसने अपनी जीभ पर एक छोटा कट लगाया और खून की एक बूंद को हवा में उड़ाया, जो सीधे कड़ाह में गिर गई। जैसे ही खून मिश्रण में मिला, एक चमकदार लाल और सुनहरी रोशनी फैल गई और पूरी गुफा को रोशन कर दिया। एक भयंकर गरज की आवाज के साथ कड़ाह का ढक्कन उड़ गया और एक काली छाया हवा में उछल पड़ी। जायन ने अपनी आंखें पलकों से ढांपी और देखा। उसके सामने एक 3 मीटर लंबा काले धातु से बना एक विशाल योद्धा खड़ा था। इसके शरीर पर जटिल नक्काशी थी और इसकी आंखें एक भयावह लाल रोशनी से चमक रही थीं। यह उसकी नई कठपुतली थी, एक ऐसा हथियार जो एक मिड नस एंड सोल खेतीबाड़ी की शक्ति रखता था। जायन के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। यह उम्मीद से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मोनाक की आत्मा धीरे धीरे जायन के शरीर में वापस चली गई। उसकी आवाज थकी हुई लेकिन खुश थी। बहुत अच्छा किया युवक, अब तुम्हारे पास एक ऐसा अनुचर है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखो, इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में समय लगेगा। जायन ने सिर हिलाया और कठपुतली की ओर देखा, जो अब शांत खड़ी थी। उसकी लाल आंखें उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए थीं। जायन जानता था कि उसकी शक्ति में एक बड़ी वृद्धि हुई थी। अब वह इस खतरनाक समुद्र में और अधिक आत्मविश्वास के साथ घूम सकता था। जायन ने पहले ही समुद्र का नक्शा खरीद लिया था। उसने उस रास्ते का अनुसरण किया जहां अभ्यासी शायद ही कभी जाते थे और 1 महीने बाद उसे एक छोटा निर्जन द्वीप मिला। ये द्वीप केवल 20 वर्ग किलोमीटर का था और इस पर 4 किलोमीटर तक फैली एक छोटी असाधारण आध्यात्मिक शिरा स्पिरिट वेन थी। यदि यह आध्यात्मिक शिरा मुख्य भूमि के करीब होती तो निश्चित रूप से किसी छोटे कबीले द्वारा इस पर कब्जा कर लिया जाता, लेकिन शिरा की वर्तमान स्थिति के कारण कोई भी छोटा कबीला उस समुद्र में रहने की हिम्मत नहीं करता जहां राक्षस जानवर घूमते थे। बड़े कबीलों के उच्च श्रेणी के अभ्यासियों के लिए यह आध्यात्मिक शिरा बहुत कम रुचिकर थी। इसके अतिरिक्त ये द्वीप किसी भी यात्रा करने वाले समुद्री मार्ग के करीब नहीं था और मानव संपर्क से बहुत दूर था। जायन को यह द्वीप काफी संतोषजनक लगा और उसने तुरंत केंद्र में स्थित एक छोटे पहाड़ की ओर उड़ान भरी। उसने अपनी उड़ने वाली तलवारों को छोड़कर एक समतल सतह बनाई और फिर उसके ऊपर अपने हिडन फॉर्चून मैंशन को बुलाया। बस एक पल में यह एक छोटे उत्कृष्ट अमर निवास इमॉर्टल अबोर्ड में विस्तारित हो गया। सावधानी बरतने के लिए जायन ने न केवल निवास के चारों ओर एक छिपाने वाला गठन कंसीलमेंट फॉर्मेशन लगाया, बल्कि उसने छोटे पहाड़ के चारों ओर भी एक गठन लगाया, जिससे इसके 5 किलोमीटर चारों ओर एक सफेद कोहरा छा गया। इन तैयारियों के पूरा होने के बाद उसने अपने औषधीय पौधों और आध्यात्मिक पशुओं को उनके उचित कमरों में रखा। उसने आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन को भी एक प्रतिबंध के अंतर्गत रखने के बाद एक पशु कक्ष में डाल दिया। उसके पास मौजूद बड़ी मात्रा में सामग्रियों को उसने अपने गुप्त कक्ष में रख दिया। जायन ने प्रवेश करने के बाद अपनी पीठ से बांस की बैम्बू ट्यूब उतारी और इसे अपने सामने रखते हुए शांत स्वर में कहा, ये सामग्रियां केवल एक प्रयास के लिए पर्याप्त हैं। यदि परिष्करण प्रक्रिया के दौरान कोई त्रुटि होती है तो प्रतिस्थापन खोजने का पर्याप्त समय नहीं होगा। साथ ही मेरी सफलता की संभावना पर भी मेरी कोई पकड़ नहीं है। मोनाक सोल डाइवर्जेंस ने उत्तर दिया, मैं इससे अच्छी तरह अवगत हूँ। इसे परिष्कृत करने से पहले मैं आपको परिष्करण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दूंगा और इसके बाद बार बार आपकी समझ का परीक्षण करूंगा। केवल तभी जब आप वास्तव में प्रक्रिया को समझ लेंगे तभी मैं आपको शुरू करने दूंगा। शुरू करने से पहले आप इस जेड स्लिप पर एक नज़र डालिए। इसमें मेरे पुतले के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। एक सफेद जेड स्लिप थोड़ी सी आवाज के साथ बांस की ट्यूब से बाहर उड़ी और जायन की पकड़ में आ गई। चूंकि वरिष्ठ ने इस मामले पर बहुत विचार किया है, मैं निश्चिंत हूँ। जायन ने सिर हिलाया और फिर तुरंत बैठ गया और जेड स्लिप में अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को डुबो दिया।
समय धीरे धीरे बीतता गया और जायान की अभिव्यक्ति आश्चर्य से उत्साह में और अंततः पूर्ण झटके शौक में बदलती रही। एक अज्ञात समय के बाद जायान ने एक लंबी सांस छोड़ी और जैद स्लिप से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को वापस ले लिया, हालांकि वह अपनी जगह पर बैठा रहा क्योंकि उसका मन भटक रहा था। 1/4 घंटे के बाद उसने अंततः अपनी आंखें खोली और बुदबुदाया, बुरा नहीं। अगर मैं इस पुतले को परिष्कृत करने में सफल हो गया तो इसकी शक्ति अद्वितीय होगी। पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर स्पिरिट स्टोन्स दिए जाने पर यह एक देर नासंत आत्मा लेट नासेंट सोल अभ्यासी के बराबर होगा। हालांकि कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे निश्चितता नहीं है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने तुरंत कहा, चूंकि मैंने पुतले का सूत्र फॉर्मूला आपको दे दिया है, इसमें संकोच करने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िए और पूछिए। जायान ने अपना माथा सिकोड़ा और गंभीरता से कहा, उस स्थिति में मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, मैंने अतीत में जिन पुतले सूत्रों को सीखा है उनके अनुसार पुतले की श्रेणी जितनी अधिक होगी उसे उसके साथ विलय करने के लिए उतनी ही मजबूत आत्मा की आवश्यकता होती है। लेकिन मुझे महसूस होता है कि राक्षस जानवर की आत्मा इस शक्ति के पुतले के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ तक कि 8वीं श्रेणी के स्कारलेट फ्लड ड्रैगन की आत्मा भी इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। और मैं थोड़ा उलझन में हूँ क्योंकि वरिष्ठ ने पहले कभी आत्मा के मामले का उल्लेख नहीं किया। क्या आपके मन में कुछ और है? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस हंसा और बोला, तो यह वही था। मैंने इस पर शोध करते समय ये समस्या भी महसूस की थी। मैं पहले से ही आपको इसकी व्याख्या देने की योजना बना रहा था, अन्यथा आप आत्मविश्वास के साथ पुतले को परिष्कृत नहीं कर पाएंगे। जायान ने एक शुष्क हंसी हंसी और आकस्मिक रूप से कहा, वरिष्ठ मजाक कर रहे होंगे। इस पुतले की वास्तविक शक्ति प्रदर्शित करने के लिए इसे 9वीं श्रेणी के राक्षस जानवर की आत्मा की आवश्यकता होगी। मुझे वास्तव में संदेह है कि वरिष्ठ के पास इसे हल करने का कोई तरीका है। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए जायान सतर्क हो गया। वह अपने सदैव सावधान रवैये को त्यागने वाला नहीं था, भले ही वह मोनार्क सोल डाइवर्जेंस के साथ शिष्य और मित्र के रूप में संबंध रखता था। एक गहरी आवाज के साथ मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उदासीनता से कहा, किसी भी राक्षस जानवर की आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। जब समय आएगा तो बस मेरी आत्मा का उपयोग करके पुतले को परिष्कृत कीजिए। वरिष्ठ की आत्मा का उपयोग करें, जायान ने पूर्ण झटके के स्वर में कहा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उदासीनता से कहा, क्या आपको लगता है कि मेरी आत्मा 9वीं श्रेणी के राक्षस जानवर से कम है? बिल्कुल नहीं, जायान ने हिचकिचाते हुए कहा। वरिष्ठ के पास मूल रूप से देर नासंत आत्मा चरण की खेती थी और उन्होंने ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक्स की भी खेती की थी। आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां एक देवता परिवर्तन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन अभ्यासी के बराबर होंगी। लेकिन क्या आपका पुनर्जन्म रिइंकार्नेशन करने का कोई इरादा नहीं है? एक बार जब आपकी आत्मा पुतले के साथ विलय हो जाएगी तो आप अपनी स्वभावना सेंस ऑफ सेल्फ खो देंगे। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस हंसा और स्पष्ट रूप से जवाब दिया, मैं निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं एक बार फिर खेती के मार्ग पर कदम रख पाऊंगा। आपका क्या मतलब है? अगर मैं सही समझा तो वरिष्ठ अपनी आत्मा को पुतले के साथ जोड़ने की योजना बना रहे हैं, लेकिन पुनर्जन्म करने का मौका खोना नहीं चाहते। क्या वरिष्ठ के पास ऐसी कोई तकनीक है जो इसे पूरा कर सके? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने स्पष्ट रूप से समझाया, युवक जायान, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने एक पुतले में सोल अटैचमेंट टेक्निक का उपयोग किया था, मैं हजारों वर्षों तक फंसा रहा और मेरे पास कुछ नहीं करने को था सिवाय एक विधि पर शोध करने के जो किसी अन्य शक्ति के बजाय आत्मा की शक्ति का उपयोग करके पुतले को नियंत्रित कर सके। वह शोध विफल रहा, लेकिन प्रक्रिया में मैंने एक आत्मा को विभाजित करने की एक तकनीक खोजी। यह आत्मा विभाजन तकनीक सामान्य आत्मा विभाजन तकनीकों से काफी अलग है। यह आत्मा का वास्तविक विभाजन है। जब समय आएगा मैं अपनी आत्मा को 2 में विभाजित कर दूंगा। आधी आत्मा में मेरी आत्मा की अधिकांश शक्ति होगी और इसे पुतले में विलय कर दिया जाएगा। दूसरी आधी आत्मा में मेरी यादें और भावनाएं होंगी, जिससे मैं चक्र के माध्यम से पुनर्जन्म में प्रवेश कर सकूंगा जब यह फैल जाएगी। जायान ने ये सुनकर आश्चर्य से कहा, लेकिन क्या वह विधि उचित होगी? आत्मा को विभाजित करना आसान नहीं हो सकता। चिंता न करें, मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने आश्वस्त किया, मैं केवल अपनी आत्मा की शक्ति को विभाजित करूंगा। ये पुनर्जन्म के चक्र में बाधा नहीं डालेगा। यदि मैं सामान्य भूमि के कारण मर जाता तो भी मेरी आत्मा की शक्ति किसी न किसी रूप में नष्ट हो जाती। तो ऐसा था, तो मैं निश्चिंत हूँ। कुछ विचार के बाद जायान के पास कोई और सवाल नहीं था और उसने आश्वासन के साथ सिर हिलाया। अच्छा, अब जब कोई समस्या नहीं है तो मैं प्रत्येक भागों की विभिन्न परिष्करण प्रक्रियाओं और क्षेत्रों की व्याख्या शुरू करूंगा जिन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। मैं पहले पुतले के शरीर की व्याख्या करूंगा। इसमें 1 दर्जन मुख्य भाग शामिल हैं और उनकी आवश्यक सामग्रियां हैं। उत्साहित होकर जायान ने पूरी तरह से व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। वह शायद ही कभी गुप्त कक्ष से बाहर आता था और मेंशन के मामलों को संभालने के लिए अपने विशाल बंदर पुतलों एक पपट्स को नियंत्रित करता
था, जैसे कि औषधीय पौधों और आध्यात्मिक पशुओं की देखभाल करना। दर्जन भर 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स को न केवल अधिक रेनबो स्कर्ट ग्रास खिलाई गई, बल्कि एक अचानक अंतर्दृष्टि में जायान ने उन्हें स्नो सोल पिल्स खिलाने का निर्णय लिया। आखिरकार गोलियों का उसकी पर्पल एपेक्स फ्लेम्स पर बहुत प्रभाव पड़ा था और सेंटीपीड्स की बर्फ क्यूइक फ्रॉस्ट चीक पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए था। परिणामस्वरूप जायान ने पाया कि जबकि उसे एक सिंगल स्नो सोल पिल को परिष्कृत करने में 4 महीने लगते थे, सेंटीपीड्स को इसके लिए केवल एक की आवश्यकता थी। इसके अलावा उनकी हिमीय क्यूई ग्लेशियल चीक की शक्ति में स्पष्ट सुधार हुआ, जिससे जायान बहुत प्रसन्न हुआ। अपने उपयोग के लिए स्नो सोल पिल्स को छोड़कर उसने अपने बंदर पुतलों को शेष को सेंटीपीड्स को खिलाने का आदेश दिया। गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स के लिए उसने उन्हें लगातार रेनबो स्कर्ट घास खिलाए। हालांकि इस दौरान उन्होंने सबसे थोड़ा भी परिवर्तन नहीं दिखाया, लेकिन जायान को केवल धैर्यवान बनकर प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक दिन उसने अभी पुतले के एक हिस्से को परिष्कृत किया था और मोनार्क सोल डाइवर्जेंस के निर्देशों के अनुसार अपने सामने सामग्रियों की एक विविधता व्यवस्थित की थी। उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। आपने कहा कि ये वस्तुएं पुतले में प्रवेश करेंगी? जायान ने अपना माथा सिकोड़ते हुए पूछा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने शांति से कहा, बिल्कुल सही। मैंने हाल ही में इनका उपयोग करने के बारे में सोचा है। ये निश्चित रूप से पुतले की शक्ति को पूरे एक स्तर से बढ़ा देंगी। जायान ने अपना हाथ उठाया और सामग्रियों में से 2 की ओर इशारा किया। थोड़ी उलझन के साथ उसने पूछा, अतीत में आपने वास्तव में उल्लेख किया था कि आप डेविल एसेंस डायमंड्स को एक हथियार में परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इन अन्य 2 सामग्रियों का उपयोग क्यों करेंगे। यहाँ तक कि मैंने भी अभी तक ये नहीं समझा है कि उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। जिन वस्तुओं की ओर उसने इशारा किया वे चांदी की जंजीरें थीं, जिनका उपयोग कडावर डेमन को रोकने के लिए किया गया था, और अद्भुत पत्थर के टुकड़े जो उसने दुष्ट क्यूइक डेविलिश चीक की खाई में पाए थे। जैसा कि आपने कहा, मैंने तब सोचा था कि जब आपने उन्हें पाया था तो डेविल एसेंस डायमंड्स का उपयोग करने का एक तरीका था। हालांकि मैंने कहा है कि यह एक डेविल ड्रैगन ब्लेड को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली एकमात्र सामग्री है, लेकिन यदि इसका उपयोग एक अलग देव दाव खजाना डेविल दाव ट्रेजर को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है तो यह बहुत शक्तिशाली होगा। अब मैंने एक ऐसे खजाने के बारे में सोचा है जिसे परिष्कृत किया जा सकता है और पुतले की हत्या की चाल किलिंग मूव के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त है। जब आपने उल्लेख किया कि ये जंजीरें ऑरिक एसेंस से भरी उड़ने वाली तलवारों के हमले को रोक सकती हैं, तो मेरा मन हिल गया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उन्हें किससे परिष्कृत किया गया था, लेकिन इनमें थोड़ी मात्रा में टेलस्टर सिल्वर मिली हुई है। इसका उपयोग पुतले के लिए एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में किया जा सकता है। पत्थर के टुकड़ों के रूप में मुझे अभी पता चला है कि वे क्या थे। कुछ दिन पहले भारी स्वर में ये कहने के बाद मोनार्क सोल डाइवर्जेंस रुक गए। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज ने अंततः चुप्पी तोड़ी और उन्होंने गहराई से कहा, क्या आपने कभी दिव्य प्रवाह मिट्टी डिवाइन फ्लो क्ले के बारे में सुना है? जायान ने आश्चर्य से उस पत्थर की ओर देखा। जरूर, मैंने सुना है। इसे भ्रामक पेस्ट अलूसरी पेस्ट भी कहा जाता है। ये जटिल जादुई उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक दुर्लभ सामग्री है और कहा जाता है कि यह किसी भी कलाकृति को बना सकती है। इसमें क्षति को ठीक करने की अनूठी क्षमता भी है। क्या ये साधारण चीज वही है? मैंने सुना है कि दिव्य प्रवाह मिट्टी सफेद होती है और हड्डी जितनी चिकनी होती है। युवक जायान, घबराओ मत, ये वास्तव में दिव्य प्रवाह मिट्टी ही है। हालांकि प्राचीन अभ्यासियों ने इसे किसी और चीज के साथ मिलाया था और इसे विचित्र रूप से फ्लेक्साइल स्पिरिट जेट नामक चीज में परिष्कृत किया था। जो लोग इस सामग्री को पहचान सकते हैं वे 1 दर्जन से अधिक नहीं हैं। मुझे एक प्राचीन अभ्यासी के निवास में इसके बारे में कुछ जानकारी मिली थी और मैं इसे भूल चुका था। अगर मुझे इसके समान किसी चीज की याद न दिलाई गई होती तो मैं इसे याद नहीं कर पाता। जायान ने विचारपूर्वक पूछा, फ्लेक्साइल स्पिरिट जेट, इसमें और दिव्य प्रवाह मिट्टी में क्या अंतर है? क्या आपने इसे अभी तक नहीं पहचाना? ये सामग्री न केवल विकृति से उभरती है, बल्कि यह एक अभ्यासी के हमले की जादुई शक्ति को भी अवशोषित कर सकती है। यदि आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ा कोई हमला इसे नुकसान पहुंचाता है तो यह चोट को आधे से अधिक कम कर देगी। इसका एकमात्र कमजोर बिंदु यह है कि सीधे हमलों के खिलाफ ये मिट्टी कोई अतिरिक्त रक्षात्मक शक्ति प्रदान नहीं करती है, लेकिन फिर भी इसका मूल्य ऑरिक एसेंस से कम नहीं है। जायान ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए पूछा, तो ऐसा था क्या? वरिष्ठ दिव्य प्रवाह मिट्टी को पुतले के शरीर में बुनने की योजना बना रहे हैं? क्या ये स्पष्ट नहीं है? जब पुतले के शरीर को टेलस्टर सिल्वर और दिव्य प्रवाह मिट्टी के साथ जोड़ा जाएगा तो इसे किसी भी रक्षात्मक खजाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो इसे आसानी से नष्ट कर सके।
मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने गर्व से कहा। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। जायान ने बिना एक पल हिचकिचाए कहा। हाँ, लेकिन अभी के लिए आइए इसे एक तरफ रखें और पहले अन्य पुतले के हिस्सों को परिष्कृत करें। मुझे लगता है कि हम 1 वर्ष में सभी हिस्सों को पूरा कर लेंगे। ठीक है, जायान ने सहमति दी। अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ उसने नीली रोशनी की धुंध में सभी वस्तुओं को बहा दिया। इसके बाद उसने अपने भंडारण थैले पर थप्पड़ मारा और विभिन्न सामग्रियों को संग्रहित करने वाले 8Z बॉक्स निकाले और एक और पुतले के हिस्से को परिष्कृत करना शुरू किया। एक अभ्यासी की नजर में 1 वर्ष केवल एक पल था। इस समय के दौरान पुतले के हिस्सों को परिष्कृत करने के अलावा उसके 6 विंग फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स ने हर महीने लगातार स्नो सोल पिल लेने के बाद अचानक विकास किया। पिल्टनिक मोल्ड के बाद उनके शरीर कई गुना बड़े हो गए और उनमें एक और जोड़ी पंख विकसित हो गए। न केवल उनकी गति बहुत बढ़ गई, बल्कि वे बहुत अधिक चपल भी हो गए। लेकिन उनके विकास के बाद गोलियां अब प्रभावी नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि उनका अगला विकास अभी बहुत दूर था। एक दिन जायान बंद आंखों के साथ छिपे हुए कक्ष के अंदर था और उसके सामने हवा में एक चमकता हुआ चांदी का पुतला तैर रहा था। उसकी उंगलियां लगातार बदल रही थीं, उनमें से प्रत्येक सुनहरे धागे से पुतले के एक अलग हिस्से से जुड़ी थी। चांदी के पुतले के सिर से 1 फुट ऊपर धीरे धीरे घूमते हुए एक बांस की ट्यूब थी जो हल्की हरी रोशनी से चमक रही थी। एक अज्ञात समय के बाद उसकी अभिव्यक्ति बदली और उंगलियां रुक गईं और अंततः उसने अपनी आंखें खोली। ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं है। पुतले को पूर्णता के साथ जोड़ दिया गया है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि मैं इसे इतनी सुचारू रूप से जोड़ने में सक्षम रहा। जायान ने अपने सामने पुतले को घूरा और खुशी का संकेत दिखाया। ट्यूब से मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज गूंजी। वह पुतला कुछ ऐसा है जिस पर मैंने शोध किया था और मेरे निर्देशों के साथ गलती की कोई संभावना नहीं थी। अब जबकि बाकी सब कुछ समाप्त हो गया है, हम आत्मा विलय सोल फ्यूजन शुरू कर सकते हैं। क्या वरिष्ठ पुनर्विचार करेंगे? यह आपकी इस आत्मा विभाजन तकनीक का पहला उपयोग है। अगर यह गलत हो गया तो यह आपके पुनर्जन्म की संभावना को बहुत प्रभावित कर सकता है। और क्या आपकी आत्मा इसे विभाजित करने के बाद बनी रह पाएगी? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने धीरे से हंसा और आकस्मिक रूप से कहा, मैंने अपना अधिकांश जीवन पुतलों की कला को समर्पित किया है। मैं अपनी आत्मा का एक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और भले ही मैं इस आत्मा विभाजन तकनीक का उपयोग न करूं, मेरे जीवन का अंत जल्द ही समीप आ रहा है। मैंने आपको ग्रेट डेवलपमेंट तकनीक की शेष परतें भी दे दी हैं। मुझे आशा है कि आप इसे सफल करेंगे और इसे एक नई पीढ़ी को सौंप देंगे। जायान ने ये सुनकर तनाव से अपना माथा सिकोड़ा और एक लंबी सांस ली। चूंकि वरिष्ठ ने अपना मन बना लिया है, मैं और नहीं कहूँगा। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस अब हृदय से हंसे और बांस की ट्यूब से अचानक हरी रोशनी निकली, जिसने इसे आधा कर दिया और सुनहरी रोशनी से चमकती एक छोटी सिलहूट प्रकट हुई। ये छोटी सिलहूट कई इंच लंबा एक पुतला था। ये बहुत ही जटिल था और ऐसी सामग्री से बना था जो न तो लकड़ी थी और न ही सोना, जो एक परिष्कृत रूप वाले मध्यम आयु वाले व्यक्ति के बाद बनाया गया था। इस लघु मनुष्य की आंखों से हरी रोशनी चमकी और फिर वह पैर मुड़कर बैठ गया। जैसे ही उसने एक मंत्र बुदबुदाया, उसके मुंह से हरी रोशनी का एक बिंदु निकला और मुट्ठी के आकार में फैल गया, फिर वापस लघु मनुष्य के ऊपर तैरने लगा। जायान ने ये देखा, उसके होंठ खुले लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने जादू का उच्चारण तेजी से शुरू किया और हरी रोशनी और भी चमकदार हो गई। जायान ने इस दृश्य को देखकर आंखें पतली कर ली और उसे अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का उपयोग करना पड़ा। फिर मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने पीड़ा की एक चीख निकाली, जिससे छिपा हुआ कक्ष कांपने लगा। जायान ने आश्चर्य से देखा, प्रकाश 2 में बंद गया। प्रकाश की बड़ी गेंद चांदी के पुतले की ओर उड़ी और छोटी वाली टिमटिमाई और फिर लघु मनुष्य के मुंह में उड़ गई। हरी रोशनी फीकी पड़ने के साथ लघु मनुष्य फिर से दृश्य में आया, लेकिन इस बार उसका सिर झुका हुआ था और आंखें और भी मध्यम चमक रही थीं। जायान ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने पुतले पर अपनी उंगलियां चलाईं, उसका मुंह खोला और चांदी के धागों से हरी रोशनी की गेंद को अंदर खींच लिया। इसके बाद पुतला चांदी की रोशनी से चमका और उसका शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने बैंगनी लपट पर्पल फ्लेम का एक झोंका निकाला, जो पुतले पर लगा। एक तेज फटने की आवाज के साथ बर्फ की एक सघन परत फैल गई और उसे मजबूती से सील कर दिया। उसने अब राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी जब उसने सिर उठाकर हवा में लघु मनुष्य को देखा। तो अपनी आत्मा को विभाजित करने का यही एहसास है। कितना अविश्वसनीय। मुझे संदेह है कि मैं पूरी दुनिया का एकमात्र अभ्यासी हूं जिसने इस एहसास का अनुभव किया है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस का जंगली हास्य अचानक छोटे पुतले से गूंजा, लेकिन उसकी आवाज काफी कमजोर थी, जैसे वह बहुत बीमार हो। जायान ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, वरिष्ठ, क्या आप ठीक हैं? चिंता न करें, मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उत्साहित स्वर में आश्वस्त किया। हालांकि मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी आधा महीना बना रह सकता हूँ।
जल्दी करो, आत्मा को पुतले में विलय करो और मुझे मरने से पहले इसकी वास्तविक शक्ति देखने की अनुमति दो। जायान ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, जरूर, लेकिन इससे पहले मैं वरिष्ठ की शेष आत्मा को स्थिर करने में मदद के लिए एक सोल कॉन्सेंट्रेटिंग ताबीज, सोल कॉन्सेंट्रेटिंग टैलिस्मैन का उपयोग करूंगा। फिर अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ उसने एक किरमिजी ताबीज क्रिम्सन टैलिस्मैन छोड़ा। एक सोल कॉन्सेंट्रेटिंग ताबीज कितना दुर्लभ, इसे किसी ऐसे व्यक्ति पर उपयोग करना जो मरने वाला है, थोड़ी बर्बादी है। अपनी कलाई के हिलने के साथ किरमिजी ताबीज रोशनी से चमका और छोटे पुतले पर टकरा गया। एक लाल धुंध अचानक फैल गई और जल्दी से उसमें खींच ली गई। जायान ने फिर शांति से कहा, ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपने द्वारा मारे गए एक नासंत आत्मा अभ्यासी के भंडारण थैले से प्राप्त किया है। हो सकता है ये कीमती हो, लेकिन मैंने इसे प्राप्त करने में कोई प्रयास नहीं किया और इसका उपयोग भी कर देना चाहिए। एक मजबूत आवाज के साथ मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने एक अजीब स्वर में कहा, बुरा नहीं, मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे उम्मीद न करें कि मैं आपको इसका बदला चुकाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं केवल अतीत में आपने मुझे दी गई मदद का बदला चुका रहा हूँ। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने कई बार नागभान से आवाज की और फिर बांस की ट्यूब के 2 हिस्सों को इशारा किया। हवा की सरसराहट के साथ वे उसकी ओर दौड़े और उसे फिर से घेर लिया। इसके बाद वे वापस जायान के पास तैर गया। जायान ने और कुछ नहीं कहा और बर्फ के बड़े टुकड़े को बुलाया। उसमें से बैंगनी रोशनी चमकी और पुतले को ढकने वाली ठंड पिघलने लगी। वह फिर से जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपने सिर के ऊपर थप्पड़ मारा। नीली रोशनी की एक चमक में एक नासंत आत्मा, नासंत सोल प्रकट हुआ और पुतले के ऊपर उड़ गया। ... 3 महीने बाद जायान उस निर्जन द्वीप से बाहर निकला और नीली रोशनी के रूप में हवा में तेजी से गुजरा। ... बिटर बांस द्वीप, बिटर बैम्बू आइलैंड क्रेट, जिनके पास के समुद्रों में एक छोटा अस्पष्ट टापू था और यह पूरे साल नीली कोहरे से घिरा रहता था। द्वीप का मालिक वृद्ध बिटर बांस, ओल्ड मैन बिटर बैम्बू था। हालांकि वह मुख्य भूमि की खेती की दुनिया में व्यापक रूप से प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन महाद्वीप पर कुछ मध्य और देर नासंत आत्मा वाले विचित्र लोग उससे डरते थे। विदेशों के लिए वह विशेष रूप से प्रसिद्ध था। हालांकि वह केवल एक मध्य नासंत आत्मा अभ्यासी था, लेकिन उसके पास द्वीप पर दिव्य मलबेरी वृक्ष, डिवाइन मलबेरी ट्रीट से बनी 365 हिमी और बिटर बांस तलवारें थीं और उसे समुद्र पार के 3 महान अभ्यासियों के समान स्तर पर रखा जाता था। बिटर बांस द्वीप पर दिव्य मलबेरी वृक्ष एक विशाल गठन के केंद्र के रूप में कार्य करता था, जिसमें 10,000 से अधिक पेड़ शामिल थे। गठन स्वयं काफी चमत्कारिक था और समुद्र पार के अभ्यासियों के बीच इसकी प्रतिष्ठा हजारों वर्षों से फैली हुई थी, क्योंकि यह कई शानदार प्राचीन गठनों में से एक था जो अभी भी मौजूद था। यदि कोई देर नासंत आत्मा अभ्यासी भी अतिक्रमण करता तो उसकी क्षमताएं बहुत कमजोर हो जाती। उजाला दूर के आकाश में चमका, उसके बाद एक नीली लकीर बिजली की तरह आकाश को चीरते हुए कोहरे से ढके एक द्वीप से 50 किलोमीटर दूर पहुंची। रोशनी मंद पड़ी और वहां कन्फ्यूशियन पोशाक पहने और अपनी पीठ पर बांस की ट्यूब लिए एक युवक प्रकट हुआ। जायन ने कोहरे की ओर नीचे देखा, लेकिन उसकी दृष्टि पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। उसने अपना भौं उठाया और फिर से कोशिश की। उसकी आंखों से नीली रोशनी चमकी। एक पल बाद उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। उसने बुदबुदाते हुए कहा, विशाल माइट ट्री फॉर्मेशन अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। यहाँ तक कि मेरी ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों के उपयोग से भी मैं उनके प्रतिबंधों को नहीं देख सकता। जरूर, ये यात्रा पपेट की ताकत का परीक्षण करने के लिए एक बढ़िया मौका होगी। न केवल बूढ़े आदमी बिटर बांस एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी है, बल्कि आपको ट्राइफ्लेम फैन के लिए उनके ब्लैक फीनिक्स की पूंछ के पंख भी चाहिए। बांस की ट्यूब से मोनार्क सोल डाइवर्जेंस का कमजोर आवाज सुनाई दी। तब से जब उसने आत्मा विभाजन किया था, उसकी ताकत गिर रही थी। जायन ने चिंतित होकर पूछा, बिल्कुल, लेकिन क्या आप टिक पाएंगे? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने धीरे से हंसते हुए कहा, चिंता न करें, सोल कॉन्सेंट्रेटिंग ताबीज की सहायता से मैं इस पपेट की असली ताकत देखने से पहले आसानी से इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। जायन ने सिर हिलाया और फिर से नीचे देखा। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपनी कमर पर स्टोरेज पाउच को थप्पड़ मारा। फिर नीली रोशनी की चमक में जायन के समान कद वाला एक पीला मध्यम आयु वाला कल्टीवेटर प्रकट हुआ। कल्टीवेटर पीली पोशाक पहने था और उसकी त्वचा बिल्कुल चिकनी थी। करीब से निरीक्षण करने पर इसमें उस छोटे पपेट से स्पष्ट समानता थी जिसमें मोनार्क सोल डाइवर्जेंस रहते थे, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जायन ने शांत भाव से कहा, चलो शुरू करते हैं। चूंकि पपेट को परिष्कृत किया जा चुका था, इसका परीक्षण करना आवश्यक था। पपेट ने अपने हाथ उठाए और अपनी उंगलियां फैलाईं। तुरंत प्रत्येक हथेली के चारों ओर नीली रोशनी का धुंध इकट्ठा हुआ। पलक झपकते ही यह विशाल चमकदार गोलों में संघनित हो गया जो एक आश्चर्यजनक दबाव लिए थे। अपनी कलाई के झटके के साथ प्रकाश के गोले एक पंक्ति में आगे निकल गए और कोहरे के गहरे अंदर गायब हो गए। जायन ने भावशून्य रूप से चुपचाप नीचे देखा।
थोड़ी देर बाद एक विश्व हिला देने वाला विस्फोट फूट पड़ा और शांत कोहरा अब खतरनाक रूप से उबरने लगा। हवा के 2 विशाल स्तंभ आकाश में फटे और 300 मीटर तक के कोहरे को तूफान की तरह बिखेर दिया। आसपास की हवाएं गुस्से से चीखने लगीं। जायन ने इस अव्यवस्था का फायदा उठाया और फिर से देखा, एक बड़े द्वीप की झलक पाई। उसके ऊपर हरी रोशनी का एक बाधा प्रकट हुआ जो उसके अधिकांश हिस्से को ढकने लगी। फिर 12 रंगीन प्रकाश की लकीरें बिना किसी रोक टोक के सीधे उनकी ओर उड़ गईं। ये स्पष्ट था कि हमले ने द्वीप पर कल्टीवेटर्स को अलग कर दिया था। जायन ने उनकी जांच की और देखा कि उनमें शक्ति की भारी असमानता थी। वे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से लेकर कोर फॉर्मेशन स्टेज तक थे और एक लेट कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के नेतृत्व में थे। तुम दोनों कौन हो? तुमने ये क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों वरिष्ठों ने हमारे द्वीप पर क्यों यात्रा की है? जब बूढ़ा आदमी पहुंचा तो उसने मूल रूप से उन्हें डांटने और पूछताछ करने की सोची, लेकिन जब उनके नेता ने जायन के पार अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को चलाया तो उसने पाया कि उसके पास विग्नेसेंट सोल कल्टीवेशन था, ठीक अपने मास्टर की तरह। जब वह दूसरे कल्टीवेटर की प्रकृति को नहीं देख सका तो उसका दिल बैठ गया और उसका स्वर जल्दी से बदल गया। जायन ने पलक झपकाए और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने लंबे समय से साथी दाव बांस की प्रसिद्ध प्रतिष्ठा के बारे में सुना है और उनसे मिलने का फैसला किया। क्या आप रिपोर्ट कर सकते हैं? प्रभारी बूढ़े आदमी को आश्चर्य हुआ और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मास्टर कई साल पहले सेवानिवृत्त हो गए थे और मेहमानों से नहीं मिल सकते। अगर आप दोनों वरिष्ठों के कोई महत्वपूर्ण अनुरोध हैं, तो क्या आप पहले उन्हें मुझसे बता सकते हैं? बिटर बांस द्वीप के मामले मेरी जिम्मेदारी में छोड़ दिए गए हैं। जायन ने शांत भाव से कहा, साथी दाव बिटर बांस सेवानिवृत्ति में हैं। क्या दुर्भाग्य है, लेकिन चूंकि आप इसे संभाल सकते हैं तो ये ठीक रहेगा। मैंने सुना है कि आपका सम्मानित द्वीप एक ब्लैक फीनिक्स का पालन कर रहा है, क्या ये सच है? बूढ़े आदमी का दिल थर्रा गया। वरिष्ठ का क्या मतलब है? अपना चेहरा न बदलते हुए जायन ने शांत भाव से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस एक खजाना परिष्कृत करना चाहता हूँ जिसके लिए उसकी पूंछ के 3 पंखों की आवश्यकता होगी। मैं एक ग्रेड 7 और 3 ग्रेड 6 डायमंड कोर के बदले में व्यापार करने को तैयार हूँ। क्या आप सहमत होंगे? उसके बाद उसने अपनी आस्तीन की एक झाड़न के साथ अपने सामने 4 जेड बॉक्स बुलाए। उसने आराम से प्रत्येक की ओर इशारा किया और वे खुल गए, जिसमें 4 विभिन्न रंगों के डायमंड कोर दिखाई दिए, जिनमें से एक दूसरों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। इनके बदले में फीनिक्स के पंख। बूढ़े आदमी ने भ्रम के साथ पूछा। चूंकि जायन का अनुरोध उसकी अपेक्षाओं से परे था, वह हक्का बक्का रह गया। जायन की मुस्कान गायब हो गई और उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। बिल्कुल सही, आपका ब्लैक फीनिक्स एक ग्रेड 7 डायमंड जानवर होना चाहिए। इतने सारे डायमंड कोर के साथ यह एक उचित सौदा होना चाहिए और ये दर्शाता है कि मेरी नीयत ईमानदार है। बूढ़े आदमी का चेहरा लंबे समय तक बदलता रहा और अंत में उसने सिर हिलाया। ये डायमंड कोर व्यापार के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे, हालांकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं तय कर सकता हूँ। जब जायन ने ये सुना तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने चुपचाप बूढ़े आदमी को घूरा। जब उसने देखा कि जायन नाराज प्रतीत हो रहे हैं तो उसका दिल बैठ गया और उसने जल्दबाजी में समझाया, कृपया गलत न समझे वरिष्ठ, मेरा मतलब आपका अपमान नहीं है, लेकिन ब्लैक फीनिक्स अपनी कल्टीवेशन के एक महत्वपूर्ण बिंदु से गुजर रहा है। हम कुछ भी नहीं कर सकते जो उसे नुकसान पहुंचाए। तो ऐसा था, लेकिन मैं उन पंखों को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कैसे रहेगा? आपके नुकसान की भरपाई के लिए मैं एक और ग्रेड 7 डायमंड कोर जोड़ दूंगा। जायन ने त्योरी चढ़ाई और फिर एक और जेड बॉक्स निकाला। बिटर बांस द्वीप के कल्टीवेटर्स ने फिर निराशा से एक दूसरे को देखा। क्या आप अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं? जायन ने उदासी से आह भरी और फिर उपस्थित लोगों को बर्फीली नजरों से देखा। बूढ़े आदमी जायन की ठंडी नजरों में कांप गया। जायन के साथ अज्ञात कल्टीवेटर की एक और नजर डालने के बाद वह अंततः अपने दांत पीस कर बोला, चूंकि यह मामला इतना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सच में फैसला नहीं कर सकता। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं मास्टर को नाराज करने का जोखिम उठाऊंगा और उन्हें एक संदेश भेजूंगा। आइए हम उनके जवाब का इंतजार करें। अगर उसने इसे अनुचित रूप से संभाला या एक शक्तिशाली दुश्मन पैदा कर दिया तो उसे भारी सजा मिलती। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। जायन ने सिर हिलाया और उसका चेहरा शांत हो गया। परिणाम स्वरूप बूढ़े आदमी ने विवरणों को सुनिश्चित किया और फिर द्वीप पर वॉइस ट्रांसमिशन ताबीज को भेज दिया। दोनों कल्टीवेटर्स की विशाल कल्टीवेशन को जानते हुए उसके पास अपने मास्टर को परेशान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जायन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही उसने द्वीप पर प्रतिबंधों की जांच की, उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। तो नेसेंट सोल स्टेज साथी दाव ही थे जो यहाँ आए हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने के लिए नहीं आने के लिए क्षमा करेंगे। ऐसा कहते हुए ओल्ड मैन बांस ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, उन्हें फीनिक्स पवेलियन में ले जाओ।
मैं जल्द आऊंगा। बूढ़े आदमी ने जल्दी से झुककर सलाम किया और आदरपूर्वक जवाब दिया, जैसा आप आदेश देते हैं मास्टर। फिर वह मुड़ा और मुस्कुराया, वरिष्ठ अज्ञ, कृपया मेरे साथ चलें। मास्टर ने आपसे मिलने के लिए सहमति दे दी है। जायन ने इधर उधर देखा और अपने स्वर को न बदलते हुए कहा, अच्छा, मुझे इस प्रसिद्ध द्वीप को देखने में दिलचस्पी थी। इसके बाद वह पपेट को साथ लेकर नीचे उतरा। लेक नेसेंट सोल स्टेज पपेट की सहायता से जायन ने अनुमान लगाया कि भले ही वे माइट ट्री फॉर्मेशन को सक्रिय करें, वे उसे नहीं रोक पाएंगे। पलक झपकते ही समूह बाधा में एक छेद के माध्यम से द्वीप के अंदर उड़ गया। जैसे ही जायन अंदर प्रवेश करता है, वह अचानक आध्यात्मिक क्यूरी की एक लहर महसूस करता है जो उसकी इंद्रियों को लपेट लेती है। उसने नीचे विशाल हरे पेड़ों को देखा जो 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक बढ़ रहे थे। वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ थे जिनमें वे भी शामिल थे जो शायद ही कभी देखे जाते थे। उनमें से 1 दर्जन पेड़ स्पष्ट रूप से दूसरों से बड़े थे, बैंगनी शहतूत के पेड़ जो एक अजीब बैंगनी रंग के थे। वे द्वीप भर में अजीब तरह से व्यवस्थित थे, संभवतः दावावादी सिद्धांतों के अनुसार। जायन ने त्योरी चढ़ाई और अचानक बूढ़े आदमी से पूछा, ये आपके द्वीप के डिवाइन मलबेरी ट्री हैं? क्या कहा नहीं गया था कि केवल एक था? ये दर्जन कैसे हो सकते हैं? बूढ़े आदमी ने अज्ञात कल्टीवेटर की ओर कुछ झलकियां चुराई और चुपचाप सोचा। उसने कभी बोला नहीं या चेहरा नहीं हिलाया। क्यों? क्या उसका स्वभाव अजीब है? चूंकि वृक्ष का विषय कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं था, वृद्ध व्यक्ति ने समझाया, ये सभी दिव्य मलबेरी वृक्ष डिवाइन मलबेरी ट्रीज एक ही जड़ों से निकलते हैं, इसलिए इन्हें एक ही माना जाता है। जायान ने आश्चर्य से जीभ चटकारी, ये तो काफी आंख खोलने वाली बात है। कहा जाता है कि दिव्य मलबेरी वृक्ष केवल 3 महान दिव्य वृक्षों 3 ग्रेट डिवाइन ट्रीज से ही कमतर है। इसके बाद जायान उस अभ्यासी के पीछे पीछे ऐसे क्षेत्र में गया जो पेड़ों से भरा प्रतीत होता था, और अचानक उसने महसूस किया कि पास की आध्यात्मिक क्यूरिक स्पिरिचुअल ची काम उठी। उसके सामने का दृश्य धुंधला गया और बहुत बदल गया, जिससे 1 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ प्रकट हुआ। पहाड़ के चारों ओर विभिन्न आकारों की इमारतें थीं जिनमें कुछ अभ्यासी इधर उधर दौड़ रहे थे। तुम सब जाकर अपने अपने कामों का ध्यान रखो, वृद्ध व्यक्ति ने अन्य अभ्यासियों को आदेश दिया। फिर वह जायान की ओर मुड़ा और बोला, वरिष्ठगण, कृपया मेरे साथ चलें। वे वृद्ध व्यक्ति के पीछे पीछे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे जहां एक विशाल वृक्ष से तराशा गया एक विशाल हॉल था। हॉल के बाहर हरे कवच ग्रीन आर्मर पहने 4 अभ्यासी थे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक भाला हैल्बर्ट था। जब वृद्ध व्यक्ति जायान को प्रवेश द्वार पर लाया तो वे चारों पूरी तरह से स्थिर खड़े रहे, मानो वे मूर्तियां हों। जायान ने अपने होंठ मोड़े और थोड़ा आश्चर्य महसूस किया। हालांकि वे केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट अभ्यासी थे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली लकड़ी आध्यात्मिक क्यूई वुड स्पिरिचुअल ची उनकी श्रेणी के किसी भी अभ्यासी से सबसे शुद्ध थी जो उसने कभी देखी थी, और उनका सामान सभी उच्च श्रेणी के लकड़ी गुण वुड एट्रीब्यूट के आध्यात्मिक उपकरण थे। यह एक उल्लेखनीय दृश्य था, मानो उसने जायान के आश्चर्य को देख लिया हो। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और स्वयं समझाने की पहल की, ये 4 हमारे वुड स्पिरिट सैनिक वुड स्पिरिट सोल्जर्स हैं जिन्हें दिव्य मलबेरी वृक्ष की शक्ति की सहायता से स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया है, और वे एक विचित्र कला का अभ्यास करते हैं। हालांकि उनकी खेती अधिक नहीं है, लेकिन वे संयुक्त हमलों में कुशल हैं। अगर वरिष्ठ को मौका मिले तो आप उन्हें कुछ संकेत दे सकते हैं। जायान ने सिर हिलाया और कहा, वे वास्तव में असाधारण अभ्यासी हैं। जब वृद्ध व्यक्ति ने देखा कि जायान उदासीन दिख रहा है तो उसने समझदारी से मामले को छोड़ दिया और वे हॉल में प्रवेश कर गए। लकड़ी का हॉल जटिल संरचना वाला नहीं था। मुख्य कमरे के अलावा वहां केवल एक पार्श्व कक्ष था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक लंबा आदमी उनकी पीठ की ओर मुंह किए खड़ा मिला। उसने लंबी हरी पोशाक पहनी थी और उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। जब वृद्ध व्यक्ति ने इस व्यक्ति को देखा तो वह गंभीर अभिव्यक्ति के साथ गहराई से झुका और चुपचाप खड़ा रहा। जायान ने उस आदमी को घूरा और पूछा, क्या आप वृद्ध बिटर बांस ओल्ड मैन बिटर बैम्बू हैं? हरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने हंसकर मुड़ा, बिल्कुल सही। हालांकि आप मुझे काफी अनजान लगते हैं। चूंकि आपने मेरा नाम पूछने की हिम्मत की है तो साथी अभ्यासी जरूर मुख्य भूमि मेनलैंड के होंगे। जायान ने इस व्यक्ति को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा युवा और सुंदर था जो किसी 20वें दशक के व्यक्ति का होता, लेकिन उसके चेहरे के चारों ओर हरी क्यूरी की एक हल्की परत थी। जायान काफी हैरान रह गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह झुर्रियों से भरा चेहरा वाले एक वृद्ध व्यक्ति से मिलेगा। ये वृद्ध बिटर बांस उसी की तरह था। उसकी उपस्थिति किसी प्रकार की तकनीक के उपयोग के माध्यम से रुकी हुई थी। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था। जब उसने जायान को देखा तो उसकी आंखों में एक विचित्र भावना थी। जायान ने विनम्रता से कहा, सच कहूं तो हम समुद्र पार के अभ्यासी नहीं हैं। मेरा उपनाम हान है और यह मेरे वरिष्ठ मामाली हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे इस साहसिक दौरे पर नाराज नहीं होंगे। वृद्ध बिटर बांस ने उन दोनों की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये बात थी। अगर मैं कर सकता तो आपका स्वागत करता।
साथीली की खेती विशेष रूप से गहरी है, मैं इसे निर्धारित भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये काफी आंख खोलने वाला है। जायान मुस्कुराया और बोला, साथी बिटर बांस बहुत विनम्र है। आपकी प्रतिष्ठा पूरी भूमि में गूंज रही है। विद बिटर बांस हंसा और बोला, क्यों ना आप दोनों किसी भी बातचीत से पहले हमारे द्वीप की विशिष्ट मलबेरी चाय पहले आजमाएं। इसके बाद उसने अपने हाथ ताली बजाए और कई युवा महिला अभ्यासी चाय के सेट के साथ अंदर आई। प्रत्येक अभ्यासी के लिए हल्की हरी चाय का एक कप बनाने के बाद वे आदरपूर्वक वापस चली गईं। जायान ने मेज पर रखी चाय को देखने के लिए अपना सिर झुकाया और देखा कि यह लकड़ी आध्यात्मिक क्यूइक वुड स्पिरिचुअल चीज से भरी थी। अपनी हवा बदलते हुए उसने पूछा, क्या इस चाय का आपके दिव्य मलबेरी वृक्ष से कोई लेना देना है? विद बिटर बांस ने गर्व से कहा, साथी बहुत समझदार हैं। इस चाय में दिव्य मलबेरी वृक्ष के पत्तों का सार मिलाया गया है और मन को शांत करने में काफी प्रभाव है। दुनिया में कहीं और ऐसी कोई चाय नहीं है। मुझे वास्तव में इसे स्वाद लेना होगा। चाय से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को गुजारने के बाद जायान ने कोई समस्या नहीं पाई और एक घूंट लिया। जब विद बिटर बांस ने देखा कि दूसरा अभ्यासी चाय पिए बिना वहां बैठा है, तो उसने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ पूछा, साथी ली, क्या आपको चाय पसंद नहीं है? भावनाओं से रहित आवाज में पुतले पपेट ने कहा, जब से मैंने उपवास फास्टिंग शुरू किया है, मैंने अपनी गुफा निवास के बाहर किसी भी भोजन या पेय का सेवन नहीं किया है। ऐसा लगता है कि मैं काफी अशिष्ट रहा। विद बांस के चेहरे पर नाराजगी का भाव था, लेकिन उसने जल्दी से इसे छिपा लिया। चूंकि यह संकी व्यक्ति मेरे सामने ऐसे व्यवहार करने की हिम्मत करता है, तो उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए। क्या ये संभव है कि वह वास्तव में देव नासंत आत्मा, लेट नासेंट सोल अभ्यासी है? जैसे जैसे ये विचार उसके मन में आए, उसे इस व्यक्ति से डर का एहसास हुआ। चाय के कुछ और घूंट लेने के बाद जायान ने कप को नीचे रखा और पूछा, साथी बांस को हमारे आने का कारण पता होना चाहिए। आप मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं? बेमन से अभिव्यक्ति के साथ विद बिटर बांस ने अपना माथा सिकोड़ा और जल्दी ही एक विकराल अभिव्यक्ति बनाई, मैं ईमानदार रहूंगा। ये व्यापार मेरे लिए काफी मुश्किल है। ब्लैक फीनिक्स इस समय अपनी वृद्धि के एक महत्वपूर्ण क्षण में है। मैं चाहे कितने भी राक्षस कोर्ट डेमन कॉज का प्रस्ताव क्यों न दिया जाए, विनिमय पर सहमत होने को तैयार नहीं हूँ। कौन जानता है कि क्या कभी ऐसा समय आएगा जब फीनिक्स में एक और सफलता होगी। तो आपका मतलब है कि आप सहमत नहीं हैं? जायान ने अपने होंठ बाहर निकाले, लेकिन उसे ये सुनकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। अगर मैं वास्तव में आप दोनों को मना कर दूं, तो मुझे डर है कि आप खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं होंगे। क्यों न ऐसा करें, जैसे हम जैसे शक्तिशाली अभ्यासी हैं, हम अपनी कुछ तकनीकों की तुलना क्यों न करें? अगर आप में से कोई एक मुझे युद्ध में हरा देता है, तो हो सकता है कि मैं व्यापार पर सहमत हो जाऊं, लेकिन अगर नहीं, तो हम तुरंत चले जाएंगे और इस विषय को फिर कभी नहीं उठाएंगे, जायान ने बिना हिचकिचाहट कहा। विद बिटर बांस ने अपनी नजर दोनों पर दौड़ाए और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। अच्छा, तो ये तय हो गया। मैंने लगभग 100 वर्षों से अपनी शक्ति का मूल्यांकन नहीं किया है। आप में से किससे मुझे लड़ना होगा? जायान के नियंत्रण में उसने पुतले से कहवाया, अगर आपको स्वीकार्य लगे तो मेरे साथ स्पारिंग कैसी? वह ठीक है, मैं भी भाईली की तकनीकें देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ। हम पहाड़ के ऊपर संकेतों की तुलना करेंगे, चलिए। जब विद बिटर बांस ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी रहस्यमय खेती वाला आदमी होगा, तो वह गंभीरता से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। जायान और पुतला उसके पीछे पीछे गए। पूरे समय चुप रहे वृद्ध प्रबंधक के चेहरे पर अचानक उत्साह का भाव आ गया। नासंत आत्मा अभ्यासियों के बीच की लड़ाई ऐसी नहीं थी जो अक्सर देखने को मिलती थी। जल्द ही जायान पहाड़ से 300 मीटर ऊपर हवा में तैर रहा था और उसके चेहरे पर शांत भाव था। वह विद बिटर बांस और पुतले से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा था। पास की हवा में 8 अतिरिक्त कोर फॉर्मेशन अभ्यासी भी बड़ी खुली आंखों से देख रहे थे। जाओ, विद बिटर बांस ने चिल्लाया। उसने एक मंत्र मुद्रा बनाई और उसके शरीर को अचानक एक चमकदार प्रकाश ने ढक लिया। उसके चारों ओर प्रकाश के धब्बों में 100 से अधिक हल्की हरी उड़ने वाली तलवारें, फ्लाइंग सॉर्ड्स, प्रकट हुई, जिसने हवा को एक आश्चर्यजनक दबाव से भर दिया। चमकती तलवारें टिमटिमाईं और एक अजीब गठन में व्यवस्थित हो गईं। फिर वे विद बिटर बांस के ऊपर घूमने लगी, जिससे एक अजीब शत्रुतापूर्ण इरादा पैदा हुआ। जायान ने ये देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक जम गई। इतनी सारी उड़ने वाली तलवारों को परिष्कृत करने के बाद ये स्वाभाविक है कि वह तलवार गठनों को इतनी अच्छी तरह से समझता है। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था, फिर भी खुद देखकर वह हैरान रह गया। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने जीप चटकारी और उत्साहपूर्वक कहा, युवक जायान, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति में काफी कौशल है। ये पुतले को अपनी और अधिक शक्तियां प्रकट करने की अनुमति देगा। आइए पहले पुतलों की रक्षात्मक क्षमताओं का परीक्षण करें। उसकी आवाज में किसी प्रकार का संदेह नहीं था।
समझ गया। इतनी दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करके इसे परिष्कृत करने के बाद जायान ये देखने के लिए उत्साहित था कि क्या होगा और उसने पुतले को कार्य करने का आदेश दिया। दूर से उसने देखा कि इसने अपना मुंह खोला और एक हथेली के आकार की ढाल थूकी। प्रकाश की एक चमक में यह अपने सामने एक विशाल चांदी की ढाल में बदल गई। तत्काल सफलता में पुतले ने एक मंत्र मुद्रा बनाई और हवा में विभिन्न रंगों के ताबीज अक्षर प्रकट हुए, जो ढाल और शरीर दोनों को ढकते हुए एक इंद्रधनुष बैरियर रेनबो बैरियर में संघनित हो गए। वृद्ध पीटर बार्न्स ने ये देखकर चिल्लाया और पूछा, क्या आप नानजियांग के सेक्रेड पॉइजन संप्रदाय सेक्रेड पॉइजन सेक्ट से हैं? ये क्षमता उनके संप्रदाय की व्यापारिक चिन्ह स्पिरिट मार्क टेक्निक जैसी प्रतीत होती है। जायान का दिल इसे सुनकर हिल गया, लेकिन उसने पुतले को बोलने का आदेश दिया, नहीं। वृद्ध पीटर बार्न्स के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति आई और फिर उसने जवाब दिया, ओह, तो मैंने गलती की। हालांकि इसमें एक निर्विवाद समानता है। ये स्पष्ट था कि वह संदिग्ध था। हालांकि उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। जब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी कुछ नहीं कर रहा है, तो उसे लगा कि उसे कम आंका जा रहा है। नाराज होकर उसकी अभिव्यक्ति क्रोधित हो गई और उसने एक मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया। उसके ऊपर मौजूद सैकड़ों उड़ने वाली तलवारें भिनभिनाने और कांपने लगी और फिर गठन से 3 मीटर लंबी तलवार की लकीरों के रूप में बाहर निकलकर अपनी बौछार के साथ आकाश को ढकने लगी। वे सभी रास्ते में जुड़कर प्रकाश की एक विशाल किरण में बदल गए, जिससे एक आश्चर्यजनक दबाव और चमकदार बिखराव पैदा हुआ। आने वाली तलवार प्रकाश की चमक के हमले के जवाब में पुतले ने बस अपने सामने मौजूद चांदी की ढाल की ओर इशारा किया और कुछ भी नहीं किया। प्रकाश की एक चमक के साथ ढाल कई गुना मोटी हो गई और फिर हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ गई। तलवार प्रकाश ने पूरी शक्ति के साथ चांदी की चमकती हुई ढाल पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप एक भीषण विस्फोट हुआ और सफेद और हरी रोशनी की चमक से आसमान रंग गया, लेकिन उस उग्र लहर के सामने भी ढाल पहाड़ की तरह अधिक खड़ी रही। इस दृश्य को देखकर वृद्ध पीटर बार्न्स का चेहरा विकृत हो गया और जायान के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने ध्वनि संचरण वॉइस ट्रांसमिशन में कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि टेलस्टर शील्ड की शक्ति हमारी उम्मीद से कहीं अधिक है। हालांकि यह एक नया परिष्कृत किया गया जादुई खजाना है और इसे अभी तक तपाया नहीं गया है, फिर भी इसमें सामान्य जादुई खजानों के हमलों को रोकने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि मुझे संदेह है कि केवल ये पुतला ही इस हद तक शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम है। यदि आप ढाल को नियंत्रित करते तो आप इसकी आधी भी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर पाते। जायान ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, जरूर, एक जादुई खजाने से प्रदर्शित शक्ति की मात्रा उसकी क्षमता, तपाने में लगने वाले समय, उसमें डाली गई कुल जादुई शक्ति और आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस के नियंत्रण पर निर्भर करती है। जादुई शक्ति के रूप में आध्यात्मिक शक्ति को संग्रहित करना खेती की नींव है। ये पुतला दुर्लभ सामग्रियों से बना है और ढाल में मेरी तुलना में 3 गुना अधिक जादुई शक्ति डाल सकता है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में इतने दिन बिताने के बाद पुतला तकनीकों पर उसकी पकड़ एक गहरे स्तर तक पहुंच गई थी। इस मामले में मोनार्क सोल डाइवर्जेंस अभी भी उससे बहुत आगे थे, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो पुतला तकनीकों में उसे हरा सके। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस हंसा और बोला, हालांकि टेलस्टार शील्ड कुछ ऐसा है जिसे आपने परिष्कृत किया और पुतले को दिया, लेकिन इसे उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। यह एक सामान्य जादुई खजाने से काफी अलग है। भले ही आप ढाल में उतनी ही जादुई शक्ति डालें, फिर भी आप पुतले जितनी शक्ति पैदा नहीं कर पाएंगे। जायान ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा, अपना ध्यान वापस युद्ध की ओर लगाया। उसी क्षण वृद्ध पीटर बार्न्स ने अपनी तलवारों को एक और आदेश दिया। ये देखकर कि वे उस ढाल के सामने बेबस थी, उसने हमले की तैयारी के लिए उन्हें अपने सिर के ऊपर एक और तलवार गठन बनाने का आदेश दिया। गठन की ओर इशारा करने के बाद तलवारों ने एक ध्वनि निकाली और हवा में घूमने लगी। प्रकाश की एक चमक में उन्होंने 3 मीटर चौड़ा एक पहिया व्हील बना लिया। उसने पहिए पर कई जादुई मुद्राएं स्पेल सील्स मारी, जिससे यह बढ़ती गति से घूमने लगा। फिर इसके केंद्र में अंधा करने वाली हरी रोशनी भड़क उठी और एक ऊर्जा किरण में संकेंद्रित होकर चांदी की ढाल पर भीषण हमला किया। एक धमाकेदार आवाज सुनाई दी और ढाल से हरी रोशनी की एक गेंद फूट पड़ी। ये गेंद विशाल थी और इसने प्रकाश की ढाल के केंद्र को दबा दिया। गड्ढा तेजी से गहरा होता गया, मानो ये क्षणभंगुर होने वाला हो। उसी क्षण पुतले ने ढाल की ओर इशारा किया और यह सफेद प्रकाश के धब्बों में बिखरने लगी। फिर विशाल गेंद ने अपना अत्याचारी आक्रमण जारी रखा और सीधे उसके पीछे स्थित भौतिक ढाल पर प्रहार किया। चांदी की ढाल इस हमले से हिंसक रूप से कांपने लगी, लेकिन टूटने के बजाय इसमें अचानक रुक कर प्रकाश बहने लगा और इसकी सतह दर्पण की तरह चमकने लगी। चांदी की चमक के नीचे प्रकाश की गेंद तेजी से कांपने लगी और अनगिनत छोटी गेंदों में विघटित होने लगी, जो बिखरते समय अपने मूल आकार से आधे से भी छोटी हो गईं। फिर ढाल टेढ़ी हो गई और चांदी की रोशनी के साथ फट पड़ी। शेष हमले को वापस खदेड़ने के बाद ये हवा में ही टूटकर गायब हो गई।
वृद्ध बिटर बांस ने एक गहरी सांस ली और अपना आश्चर्य छिपाने में असमर्थ रहा। उसने सामने पुतले को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ घूरा। हालांकि पिछले हमले ने तलवार गठन की पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं की थी, फिर भी ढाल इतने भारी हमले को आसानी से रोकने में सक्षम थी, जिससे एक अथाह रक्षात्मक क्षमता का पता चलता था। जब वह तलवार गठन की अंतिम क्षमता को सक्रिय करने के बारे में सोच रहा था तो उसके मन में हिचकिचाहट बनी रही। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने तब एक प्रसन्न स्वर में कहा, ठीक है, चूंकि टेलस्टार शील्ड इतना शक्तिशाली है तो तत्व बाधा एलिमेंटल बैरियर का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। एलिमेंटल जेड से बनाए जाने के कारण इसकी शक्ति भी कम नहीं होगी। अब आइए पुतले के हमलों का परीक्षण करें। समझ गया, जायान ने शांति से जवाब दिया। पुतले की आंखों से बैंगनी रोशनी चमकने लगी और उसने चुपचाप अपने हाथों को मोड़ा, जिससे हल्की लाल रोशनी की एक गेंद पैदा हुई। फिर एक चमकदार चमक में ये कई इंच लंबा एक लाल धनुष को बन गया। इसका निर्माण बहुत ही सुंदर था, जिस पर एक बार ड्रैगन और चमकते हुए लाल तराजू उकेरे हुए थे। एक ड्रैगन पियर्सिंग धनुष, ड्रैगन पियर्सिंग बो। वृद्ध बिटर बांस ने तुरंत चिल्लाकर कहा। पुतला भावशून्य रहा और बोला, यह एक थंडरफायर धनुष, थंडरफायर बो है, ड्रैगन पियर्सिंग धनुष नहीं। मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि यह एक बार ड्रैगन की नसों टेंडेंस से परिष्कृत किया गया है और इसकी शक्ति और भी अधिक है। वृद्ध व्यक्ति का दिल तुरंत डर के मारे बैठ गया। इसके तुरंत बाद पुतले ने गड़गड़ाहट के साथ अपने दूसरे हाथ में एक पन्ना हरा तीर एमरल्ड ग्रीन एरो बुला लिया। उसने जल्दी से एक मंत्र उच्चारण किया और लघु धनुष और तीर चमकने लगे और फिर सामान्य आकार में फैल गए। धनुष की सतह पर ताबीज अक्षर टिमटिमाए और उसके चारों ओर लाल लपटें लिपट गईं। हरे तीर के संबंध में ये सुनहरी रोशनी से चमका और बिजली की कई चमकें निकाली, जिसके बाद गरज की आवाज हुई। पुतले ने तीर को धनुष पर रखा और धीरे धीरे धनुष की डोरी को खींचा। तीर के चारों ओर बिजली और लपटें पहले ही छोड़े जाने से पहले आपस में मिलने लगीं, जिससे बहरा करने वाली धमकें सुनाई दीं। फिर उसके शरीर से एक अभिभूत करने वाला आध्यात्मिक दबाव, स्पिरिचुअल प्रेशर निकला। जब दूर खड़े कोर फॉर्मेशन चरण के दर्शकों ने इस आध्यात्मिक लहर को महसूस किया तो हवा भारी हो गई और उनके शरीरों की रक्षा करने वाली प्रकाश बाधाएं हिलने लगीं। विशेष रूप से कमजोर खेती वाले लोगों ने भयभीत अभिव्यक्ति के साथ पीछे हटना शुरू कर दिया। पुतले की आध्यात्मिक क्यूई को महसूस करने के बाद वृद्ध बिटर बांस का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अपना हाथ रोको। प्रतियोगिता यही समाप्त होती है। मैं हार मानता हूँ। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसने अपनी रक्षा पर ध्यान नहीं छोड़ा था। अपने हाथ को पलटते हुए उसने एक त्रिकोणीय लटकन पेंडेंट निकाला जो हरी, लाल और पीली रोशनी के साथ उमड़ पड़ा और उसके सामने एक अजीब बाधा बना ली। फिर उसने हवा में घूम रहे तलवार पहिए की ओर इशारा किया, इसे बंद कर दिया और उन्हें अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक गठन में घुमाया। जायान उसे इतने कठोर उपाय अपनाते देखकर हैरान रह गया। उसने अपना माथा सिकोड़ते हुए पूछा, क्या थंडरफायर धनुष की शक्ति इतनी अधिक है कि यह इतना डर पैदा कर सकती है? एक देव नासंत आत्मा अभ्यासी की विशाल आध्यात्मिक शक्ति के साथ कोई भी जादुई खजाना भयानक होगा। इसके अतिरिक्त स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन की हड्डियों और नसों से परिष्कृत एक धनुष, आपका गोल्डन लाइटनिंग बांस, गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू से बना तीर और उनकी शक्तियों का जटिल विलय, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे इतना खतरा महसूस हुआ। आखिरकार वह देव नासंत आत्मा अभ्यासी नहीं है। अगर आप पुतले की पूरी शक्ति का उपयोग करते तो एक ही हमले में उसे मारने की 40% संभावना थी। क्या आपकी उसे मारने में कोई रुचि है? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने एक ठंडी हंसी के साथ पूछा। जायान ने मन ही मन सिर हिलाया और कहा, इसे भूल जाए, मैं हत्या में विशेष रूप से रुचि नहीं रखता और ब्लैक फीनिक्स के पंच प्राथमिकता हैं। यदि हमला उसे मारने में विफल रहता है और वह द्वीप के प्रतिबंधों रिस्ट्रिक्शंस को सक्रिय कर देता है तो यह मुश्किल हो जाएगा। और उसकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा को देखते हुए उसके पास अपना जीवन बचाने की कोई विधि भी होनी चाहिए और यह कोशिश भयंकर रूप से विपरीत हो सकती है। ऐसा लगता है कि हम पुतले की वास्तविक आक्रामक शक्ति का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने एक आह भरी और बुदबुदाया, यह कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही व्यक्तिगत रूप से देखा है कि पुतला आसानी से मध्य नासंत आत्मा चरण के चरम पर एक अभ्यासी को दबा सकता है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसकी क्षमताएं देव नासंत आत्मा अभ्यासी से कम नहीं है। अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरे जीवन के प्रयास बेकार नहीं गए तो मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। जायान ने ये सुनकर उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक प्रकट हुई। पुतले के शरीर से आश्चर्यजनक आध्यात्मिक क्यूई धीरे धीरे गायब हो गई। प्रकाश की एक चमक में तीर और धनुष अपने मूल आकार में वापस आ गए और दोनों तत्व फीके पड़ गए। वृद्ध बिटर बांस को ये देखकर राहत मिली, लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पसीने से तर हो गई थी। जिस क्षण उसे निशाना बनाया गया था उसने महसूस किया था कि उसका जीवन खतरे में है और उसने तुरंत हार मान ली। जिन क्षमताओं और आध्यात्मिक दबाव को उसके प्रतिद्वंद्वी ने प्रदर्शित किया था उससे अब कोई संदेह नहीं था कि वह एक देव नासंत आत्मा अभ्यासी था।
ऐसा लगता है कि इन लोगों से निपटने के लिए निवृत्ति से बाहर आना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। उसे विश्वास नहीं था कि द्वीप का माया वृक्ष गठन, मिरियड ट्री फॉर्मेशन, एक देवनासंत आत्मा संति के कोप से रुक पाएगा। इसके अलावा उसके पीछे एक मध्य नासंत आत्मा अभ्यासी भी था। उसने अपने जादुई खजानों को भी वापस रख लिया और फिर दोनों को फिर से वृक्ष हॉल में मिलने का संकेत दिया। इस बार उसने उनसे अपवित्र रूप से विनम्र रवैये से बात की। उसने अपने वृद्ध प्रबंधक को एक जादुई उपकरण सौंपा और उसे फीनिक्स के कुछ पंख तोड़ने का आदेश दिया। फिर उसने उनकी उत्पत्ति के बारे में पता लगाने के लिए उनसे बातचीत शुरू की। आखिरकार पुतले की उपस्थिति महाद्वीप पर किसी भी देवनासंत आत्मा अभ्यासी के विवरण से नहीं मिलती थी। जबकि जायान ने वृद्ध बिटर बांस के साथ जोर शोर से बातचीत की, पुतला मौत के समान चुप रहा। लंबे समय तक बात करने के बाद वृद्ध व्यक्ति को कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली। वह केवल अपने आप ही एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ हंस पाया क्योंकि वह कोई और जानकारी पाने में असमर्थ था। 1/4 घंटे बाद प्रबंधक एक जेड बॉक्स लेकर वापस आया और आदरपूर्वक इसे अपने स्वामी को प्रस्तुत किया। वृद्ध बिटर बांस ने दोनों आगंतुक अभ्यासियों की ओर देखा और अपनी आस्तीन की एक झपकी मारकर उसने बॉक्स को जायान की ओर उछाल दिया। अब वह देख पा रहा था कि हालांकि अभ्यासी ली दूसरों से निपटने में अनिच्छुक प्रतीत होता है, इसलिए उसने समझदारी से इसे जायान को सौंप दिया। जायान ने बिना हिचकिचाहट के जेड बॉक्स ले लिया और इसे खोला, जिसमें चमकदार लाल पंखों की एक पंक्ति प्रकट हुई। उसने आंखें सिकुड़कर उनकी जांच की तो मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। आधे दिन बाद जायान और पुतला प्रकाश की 2 धाराओं में बिटर बांस द्वीप से निकल पड़े। पलक झपकाते ही वे आसपास के आसमान से गायब हो गए।